और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि आज एक्सपायरी के दिन किस तरह की रणनीति बनाएं, ग्लोबल एक्शन को कैसे समझना है और किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर करना है फोकस। बताएं सर, आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? दीप, ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से भी है, हमारे अपने भी है। सुस्ती के संकेत दुनिया भर के बाजारों से आपको आते हुए दिखेंगे कि कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होता दिख रहा है। हल्की कमजोरी रही, वेट एंड वॉच वाले मूड में है अमेरिकी बाजार। बड़े ट्रिगर्स का है इंतजार, जो इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं उससे पहले अमेरिकी बाजारों में हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी आप कह सकते हैं, वो भी सिर्फ डाउ में। S&P और नैस्डैक देखेंगे तो वहां पर तो अच्छी तेजी बनती हुई दिखी, वहां पर सपाट क्लोजिंग होती हुई दिखी, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नतीजों के लिहाज से वैसे तो अब ज्यादा ट्रिगर्स बचे नहीं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स नतीजों के अब भी हैं। बाटा कल बाजार बंद होने के बाद कमजोर नतीजे हैं यहां पर, लेकिन सेल आज दमदार नतीजे पेश करने के लिए तैयार है। इस पर रहेगी नजर। वायदा कारोबार में बैन में होने के बावजूद स्टॉक मजबूती दिखाने के संकेत। रिलायंस के पार्टली पेड शेयरों की आज रीलिस्टिंग होने वाली है, तो देखते हैं इन शेयरों में कहां रीलिस्टिंग होती है, किस तरह का ट्रेड बनता है। और लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले 1 लाख से कम होते दिख रहे हैं, तो हमारे लिए एक राहत के संकेत कोरोना से आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज हम करेंगे ट्रेड। बिल्कुल सर, तो आज अच्छा मिक्स है सर, दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल ट्रिगर्स का, जहां से बाजार के एक्शन के बारे में समझना चाहिए। आज की एक्सपायरी पर भी आपसे एक व्यू लेना चाहूंगा सर, पर एक जो आज ये बड़ा ग्लोबल इवेंट है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है, इक्विटीज भी गिर रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ी गिरकर ही आई हैं। कैसे समझे सर, इवेंट से पहले ये जो ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी हल्की हुई हैं, इसकी क्या अहमियत है सर? दीप, ऑनेस्टली समझ के बाहर की चीज है, और एक तरफ पैसे की ताकत है और दूसरी तरफ इकोनॉमी के इंडिकेटर्स, दोनों के बीच में जबरदस्त जंग अमेरिका में चल रही है। अगर आप देखें 4-4.5% के आसपास के इन्फ्लेशन के डेटा, और ये और बढ़कर आने की जो संभावना है, उस लिहाज से देखें तो बाजारों को ऊपर जाने की कोई वजह है ही नहीं। अमेरिकी बाजारों को अच्छा खासा कमजोर होना चाहिए, लेकिन लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब है अमेरिकी बाजार, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 2% दूर है, यानी कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है। आमतौर पर अमेरिका में 2% के आसपास की ब्याज दरें फेड को एक्सेप्टेबल है, उनकी जो रेंज है। जैसे हमारे यहाँ 4% आरबीआई मानकर चलता है, वहां पर 2% मानकर चलते हैं कि 2% तक का इन्फ्लेशन ठीक है, लेकिन उसके बावजूद 4-4.5% का इन्फ्लेशन की दर है, इतनी महंगाई है, तो फिर बाजार मजबूत क्यों होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना, लेकिन हैं। दूसरी बात, अगर इतनी महंगाई दर ज्यादा है और ज्यादा बढ़कर आने की संभावना है, तो फिर बॉन्ड यील्ड कम होने चाहिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए, लेकिन बॉन्ड यील्ड कल फिर से कम हुआ है, 1.5% के नीचे 1.4849 के आसपास बॉन्ड यील्ड आते हुए दिख रहा है। तो बॉन्ड यील्ड कम होने का मतलब ये कि आप ब्याज दरों को लेकर, इसका मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरें ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहेगी ऊपर की तरफ, माफ कीजिएगा, महंगाई दर ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली इस वक्त मुझे लगता है इक्विटी मार्केट यही सोच रहे हैं, जो बॉन्ड मार्केट उन्हें एक संकेत दे रहे हैं। बॉन्ड मार्केट ये संकेत दे रहे हैं कि ये जो महंगाई अमेरिका में बढ़कर आ रही है, इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं, ये कुछ ही समय के लिए है, और कुछ समय के बाद ये महंगाई वापस से काबू में आ जाएगी, और डिमांड और जो ग्रोथ आप चाहते हैं इकोनॉमी में, वो बरकरार रहेगी, और उसी के दम पर लोगों की जेब में जो पैसा है, जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में लगाने के लिए तैयार है। और ये वजह है कि मार्केट गिर नहीं रहे। नहीं तो कोई और वक्त होता तो अमेरिका के बाजार 4% से ऊपर का इन्फ्लेशन देखकर ढह जाते, बोलते बस हो गया भाई, इतना इन्फ्लेशन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब ठीक है, 4.5% तक के इन्फ्लेशन के भी आंकड़े बाजार को एक्सेप्टेबल है, लेकिन यह है कि शायद जल्दी अगले 1-2 महीनों में आप इन इन्फ्लेशन के आंकड़ों को अमेरिका में कम होते हुए देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात साफ है दीप, पैसा है तो सब कुछ है, और इन्वेस्टर्स के पास वहां पैसा है, पैसा बनाकर बैठे हैं, और जिसने जहां लगाया वहां पैसा बनाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, चाहे आपने इक्विटी में लगाया हो, चाहे आपने इक्विटी में मीम स्टॉक्स में लगाया हो, चाहे आपने क्रिप्टो में लगाया हो, आमतौर पर लोगों के कमोडिटीज में लगाया हो, आमतौर पर लोगों की लगभग हर एक एसेट क्लास में पैसे बने। तो जेब में जब इन्वेस्टर्स के पैसा हो तो फिर उन्हें ये लगता है कि कहीं न कहीं तो लगाना है, और लगाने के लिए फिर इक्विटी मार्केट बुरे क्या है भाई, भले इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ तो आएगी। लेकिन मुझे लगता है ये तूफान के पहले की खामोशी है, और इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजार एक बड़ा मूव देने की तैयारी में। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं दीप कि बहुत समय हो गया अमेरिकी बाजार सुस्ती में है, सीमित दायरे में है। या तो इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद बड़ी तेज दौड़ लगाने कर नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे, और अगर वैसा नहीं हुआ
तो फिर आपके लिए नीचे का रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। जो भी हो, अमेरिका में अब अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ बड़ा होने की तैयारी में, उस हिसाब से आपको और हमें एक ही चीज समझनी है, ओवरनाइट पोजीशन में अपने को रिस्क मैनेज करके चलना है कि ये मानकर चलें कि जो इतनी सुस्ती अमेरिकी बाजारों में इतने दिनों तक दिखी है, वो सुस्ती कभी भी चुस्ती में बदलने को तैयार है, और वो चुस्ती किसी भी तरफ हो सकती है। दोनों तरफ की बराबर चांसेस हैं, तो आप अपने आप को हेज करके ओवरनाइट रखें, बस इतना ध्यान रखें। ये आपके लिए अमेरिका से, ग्लोबल मार्केट से सबसे बड़े संकेत हैं। जी दीप। बिल्कुल सर, और आज शाम को आएगा ये डेटा, तो वहां पर हमारी नज़र है। और ये जो आपने बात करी कि अमेरिका में बड़ा एक्शन हो सकता है और इसके लिए हमें भी तैयार होने की ज़रूरत है। कल दोपहर को हमने भी देखा सर कि एक बार के लिए एक बड़ा एक्शन हमारे बाजारों में भी हुआ। काफ़ी तेज़ इमीडिएट गिरावट आती हुई दिखी, उसके बाद बाजार थोड़ा संभले भी, बट दबाव के साथ ही बंद हुए। अब जो डायग्नोसिस हम करते हैं सर, कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों बाजार इतनी तेज़ी से एक बार के लिए कल गिरते हुए दिखे, या फिर कुछ समझना चाहिए यहाँ से? इस दीप, बेसिकली क्या है, देखिए, तेजी करने वाले तेजी कर रहे हैं, पैसा बन रहा है, आराम से बन रहा है, बिना बहुत ज्यादा मेहनत के बन रहा है, और सबको पता है कि मेहनत से ज्यादा नसीब से बन रहा है। मार्केट ही तेज है। मतलब आप मैं कुछ भी स्टॉक से सेलेक्ट करें, कोई कुछ भी खरीदे, बढ़ रहा है, वैसा माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबके दिमाग में एक डर भी है, अरे 16,000 के नजदीक आ गए, अरे 14,500 से नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं, 1700-1800 पॉइंट, 1200-1300 पॉइंट बढ़ चुके हैं, कहीं तो रुकेंगे, और रुकने के लिए 16,000 के आसपास की जगह बहुत बढ़िया है, ये दिमाग में है। लेकिन क्या होता है, वो डर है, लेकिन उस डर के पीछे आपको अपनी तेजी की पोजीशन छोड़नी भी नहीं है। और आमतौर पर होता है कि जितना ज्यादा आप ऊपर जाते दिखते हैं और जितना हायर लेवल पर होते हैं, उतनी ट्रेडिंग पोजीशन तेजी की आपकी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। करेक्ट, एज ए ट्रेडर वो आपकी पोजीशन बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि उस समय कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहता है। तो इसीलिए जब हल्का सा झटका किसी भी वजह से आए, तो फिर ट्रेडर्स एकदम ऐसे फेंकते हैं अपनी पोजीशन की, बस अरे टॉप ही बन गया और सब कुछ खत्म। इसलिए कल हम ये भी बात कर रहे थे कि देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बाजार आ रहा है, वहां से सपोर्ट ले रहा है। लाइफ टाइम हाई के नजदीक इतनी वॉलेटिलिटी तो होनी ही चाहिए, और होगी ही, आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए, लेकिन बढ़िया बात है कि कुछ कमजोर ट्रेडर्स की कल सफाई हुई है, उन्होंने पोजीशन हल्की की। और प्रॉब्लम इस बात से भी नहीं कि निफ्टी क्यों 200 पॉइंट गिर गया या बैंक निफ्टी क्यों 700 पॉइंट गिर गया। 700 पॉइंट बैंक निफ्टी का गिरना 2% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निफ्टी का 200 पॉइंट 1-1.25% कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, डर उस चीज का है कि जिस स्पीड से गिरा इंट्राडे में, आप देखिए, मतलब किसी को मौका नहीं दिया कि संभले, सोचे कि क्या करना है। और जिसको बेच रहा है उसने भी इस तरह से एग्रेसिवली बेचा जैसे कि वापस ये भाव नहीं मिलेगा। नहीं तो आप आराम से इस तरह के मजबूत बाजार में धीरे 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 सप्लाई करते रहिए, आपका सारा स्टॉक बिकेगा, लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन गिरने की स्पीड को से थोड़ा ट्रेडर्स परेशान हुए। लेकिन ठीक है, लाइफ टाइम हाई के नजदीक इस तरह के अप्स डाउन चलेंगे। बाजार आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अच्छे खासे कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन भी नहीं कहूंगा, छोटे दायरे में ट्रेड करने के बाद बाजार थोड़े यहाँ वोलेटाइल हो सकते हैं। और वोलेटाइल होने के लिए आपके पास 2 बड़ी वजह है। पहली, आपकी अपनी वायदा कारोबार की आज की एक्सपायरी, और दूसरा ग्लोबल मार्केट में बड़ी इवेंट अमेरिका के इन्फ्लेशन के डेटा, इसके चलते ग्लोबल मार्केट्स भी वोलेटाइल हो सकते हैं। तो और तीसरी एक और चीज बताना चाहता हूँ दीप, देखिए, विक्स गिर गिर कर 15 के नीचे आ गया, वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी इंडेक्स भी गिर गिर के क्या कोई मतलब जीरो थोड़ी हो जाने वाला है, 12-13 के आसपास तो ऑलमोस्ट बॉटम होता है विक्स का। तो विक्स भी आपके लिए गिरकर इस लेवल पर आ गया जहां से अब इसके लिए भी बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। तो दूसरा संकेत कल जो आपसे लेना है, पहला हमने अमेरिका से कहा, दूसरा संकेत हमारे अपने बाजारों का, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। और पिछले 3 दिन से मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि वो एक तरफा ट्रेड गया, अब आपको दोनों तरफ ट्रेड लेने का मौका मिलेगा, उसको छोड़ना नहीं है। कल भी आपको 15,800 के आसपास बिकवाली का मौका मिला, अगर आपने लिया तो बहुत बढ़िया। आज फिर से गैप अप होगी, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर में आपको फिर से आज एक बिकवाली का मौका मिलेगा, वो भी लेना चाहिए दोनों तरफ। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आए तो छोड़ना नहीं है, खरीदना भी है। तो अब स्मार्ट ट्रेडर की तरफ एक तरफा ट्रेड मत कीजिए, दोनों तरफ कीजिए। और अगर आपको नहीं आता है शॉर्ट करना, कोई जरूरी भी नहीं कि इस उम्र में आके सीखें ही सीखें, नहीं आता कोई बात नहीं, आपको जो आता है वो करें। तो फिर ऐसे में खरीदारी का मौका आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जैसे ही निफ्टी आए, वहां डरे ना,
वहां पर खरीदिए। तो ये आपको अब एक थोड़ा सा ट्रेडिंग के आपके पैटर्न में, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको बदलाव करना होगा। दूसरी बात, चूंकि बैंक निफ्टी हल्का सा कमजोर निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा दिख रहा है, निफ्टी तो खैर कमजोर है ही नहीं, मेरी लैंग्वेज में तो कमजोर है ही नहीं, बैंक निफ्टी ने हल्का सा संकेत दिया है, कमजोरी का पहला संकेत दिया। तो आप बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा सतर्क रह सकते हैं कि अगर कमजोरी हो तो बैंक निफ्टी में थोड़ी आपको ज्यादा सावधानी रखनी है। निफ्टी उतना कमजोर नहीं होगा जितना शायद बैंक निफ्टी हो सकता है। तो बस इतना सा आप अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट को चेंज कर लें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीप, क्लियर है सर। तो ये क्लियर स्ट्रैटेजी आपने बता दी है आज के लिए। और एक व्यू सर वीकली एक्सपायरी के लिहाज से भी जो आज के लिए एक अहम ट्रिगर्स है, किस तरह का सेटअप या माइंडसेट रखना चाहिए आज वीकली एक्सपायरी के लिए सर? दोनों तरफ का माइंड सेट रखें दीप। जो फिलहाल मुझे डेटा दिख रहे हैं उस लिहाज से 15,675 15,700 के आसपास की एक्सपायरी के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं इस वक्त। दिन के दौरान किस तरह के डेटा बनते हैं वो देखते हैं। तो आज मैं पॉजिटिव क्लोजिंग की उम्मीद कर रहा हूं इस वक्त के संकेतों के लिहाज से, और वो पॉजिटिव क्लोजिंग की उम्मीद मुझे 15,675 15,700 के आसपास की एक्सपायरी के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। एक चीज क्लियर है, 15,600 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, ये संकेत ज्यादा साफ दिख रहे हैं, वहां पर सपोर्ट है। लेकिन 15,700 के ऊपर एक्सपायरी होगी, इसके संकेत भी काफी कम है। तो 15,700 के आसपास या इसके नीचे एक्सपायरी होने के चांस हैं। जितना नजदीक 15,700 के एक्सपायर हो पाए, 15,675 15,700, वो अपने आप में अचीवमेंट होगा। और वो हो जाए तब भी कोई बुरा नहीं है। तो अभी तक तो डेटा ये दिख रहे हैं कि 15,700 के ऊपर आपकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, और नीचे में 15,600 के आसपास जो सपोर्ट है उसके हिसाब से उसके नीचे भी एक्सपायरी ना हो। तो फिर ऐसे में मेरे लिए जो सबसे बेस्ट लेवल निकल कर आता है एक्सपायरी का, वो 15,675 से 15,700 की रेंज का आता है। तो फिलहाल ये है। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक्सपायरी के लिहाज से ऊपर अगर आप गैप से खुलते हैं, 15,700 के ऊपर निकलकर 15,750 75 की रेंज में पहुंचते हैं, वहां पर पक्के तौर पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बुक करिए, शॉर्ट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप कम गैप से खुलते हैं, फ्लैट खुलते हैं, नीचे आते हैं, तो आपको खरीदना भी है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आज एक्सपायरी के दिन दीप आपके लिए क्लियर है सर। तो दोनों तरफ के ट्रेड एक्सपायरी के दिन आज आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए सर फिर आज के सेटअप को समझते हैं। संकेत क्या कह रहे हैं आपको? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे, नेगेटिव नहीं रखे। मुझे ऐसा कोई खास नेगेटिव नहीं दिख रहा, और न्यूट्रल ही ठीक है। एफआईस के संकेत भी मेरे लिए न्यूट्रल है, डीआईस के संकेत भी न्यूट्रल है, लेकिन बाकी तीन संकेत पॉजिटिव हैं। बड़े दिनों बाद एफएनओ के डेटा मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड तो हमारा लगातार पॉजिटिव, और कल के उतार चढ़ाव के बावजूद मेरे सेंटीमेंट में कोई बदलाव नहीं है, बाजार के सेंटीमेंट में कोई बदलाव नहीं है, और जो लोग हल्के हो चुके हैं उनका सेंटीमेंट भी अब ठीक होगा एसजेएक्स निफ्टी को हरे निशान में देखकर। तो तीन न्यूट्रल, तीन पॉजिटिव, नेगेटिव एक भी नहीं है। ये गौर करने वाली बात है। आज के संकेतों में कोई संकेत ऐसा नहीं है जो मुझे नेगेटिव नजर आ रहा हो कि जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हों। निफ्टी कल का सपोर्ट जोन आज भी काम करेगा, 15,575 15,625 सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे जाने पर आपके लिए कमजोरी का पहला संकेत आता दिखेगा, और तब 15,450 से 15,525 ये मजबूत सपोर्ट रेंज है, जहां पर आपको खरीदारी करनी है, शॉर्ट काटनी है, लॉन्ग भी करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यहां पर आपको खरीदना है। 15,450 15,525 परफेक्ट बाय जोन है, डरिएगा मत। ऊपर में 15,675 15,700 ये हल्की रुकावट का रेंज है, यहां पर आप खुलेंगे, यहां पर खुल के वक्त बिताएंगे, ताकत आजमाइश करेंगे। अगर बुल्स में अच्छी ताकत दिखी, बाजार हल्के होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखे, तो आप 15,700 के पार निकल कर टिकेंगे। तब आपको 15,740 750 के आसपास से बेचना शुरू करना है। 15,775 तक जरूर बेचना चाहिए, और ऊपर में 15,750 15,800 की जो रेंज है वो सप्लाई जोन है, यहां पर ध्यान रखना चाहिए। उसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। कल 15,700 से 15,800 की रेंज में अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस बनी है बाजार में। अब आइए बैंक निफ्टी, 34,425 34,625 ये दिन के लिए सपोर्ट जोन आज बैंक निफ्टी पर। कल हमने 34,625 के आसपास 34,640 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से घूमे। तो आज ये आपके लिए 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे वैसे जाएंगे नहीं, संभावना कम ही है। लगता नहीं मुझे कि 34,400 बैंक निफ्टी इतना जल्दी और आसानी से तोड़ेगा, लेकिन फिर भी एक्सपायरी का दिन है तो एक रेंज आपके लिए लोअर साइड पर हैंडी होनी चाहिए। 34,150 34,300 अगला मजबूत सपोर्ट जोन, जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर में 34,975 35,175 हल्की रुकावट का लेवल है, इसे पार करके अगर टिके तो 35,350 35,450 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जहां पर आए तो आपको शॉर्ट भी करना है, तेजी की पोजीशन खाली भी करनी है।
ऊपर से आप बेच पाए तो जरूर बेचिए। ये आपके लिए परफेक्ट बिक वाली जोन है बैंक निफ्टी पर। ये आपके लिए बड़े जोन दीप आपके सामने। ओके, तो बड़े लेवल्स तो सर आपने क्लियर कर दिए हैं और कहां पर सपोर्ट्स हैं ये भी क्लियर है। दिन के लिए क्या रेंज रहेगी, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है सर? 15,575 15,675 दिन की छोटी रेंज है। 15,525 से 15,700 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इस मीडियम रेंज में ही हम काम करके वक्त बिता दें, लेकिन फिर भी ऑन हायर साइड 15,450 15,750 775 की रेंज बन सकती है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। तो ऊपर की रेंज 15,750 से 15,800 की निकल कर आती है, ये रेंज आप ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी की रेंज जो बनेगी आपके लिए 34,625 34,975 दिन की छोटी रेंज होगी। 34,525 35,175 दिन की मीडियम रेंज होगी और 34,425 से लेकर 35,325 ये रेंज है आपके लिए बैंक निफ्टी पर, जो आज की बड़ी रेंज के तौर पर है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए 35,200 से 35,500 की रेंज सप्लाई वाली होगी, 34,400 से 34,600 की रेंज सपोर्ट वाली होगी। इसके हिसाब से वो 500 पॉइंट का बॉक्स चलता है ना बैंक निफ्टी का, उस बॉक्स के हिसाब से आपको ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। ये आपके लिए सारी रेंज होगी। एफआईज की इंडेक्स पोजीशन अभी भी हायर साइड पर है, 86% के आसपास। ये एक थोड़ा सा डर है कि कभी एफआईज अपनी पोजीशन और बढ़ाएंगे तो नहीं, कम से कम कम करे ना करे वो एक अलग बात है। लेकिन आज के लिए जो एक बड़ा संकेत बदला है दीप, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, जिसकी वजह से एक्सपायरी में 15,675 15,700 की तरफ होने की उम्मीद कर रहा हूं, वो है पुट कॉल रेशियो। एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन 1.12 ये पुट कॉल रेशियो है। ये बहुत कंफर्टेबल है, हल्का है और कमजोर ट्रेडर्स की कल सफाई हो चुकी है सिस्टम से। काफी लॉन्ग पोजीशन जो ट्रेडर्स ने जरूरत से ज्यादा बना रखी थी, जो झोंका लगा, झटका लगा, उसमें उन्होंने काफी पोजीशन हल्की कर दी और बाजार आज हल्के हैं। ऊपर जाने के लिए अगर आपको आज एसजीएक्स निफ्टी जोश में दिख रहा है तो जोश में दिखने की एकमात्र वजह ये हल्का पुट कॉल रेशियो है। ऐसा कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है जिसकी वजह से कि एसजीएक्स निफ्टी तेज दौड़ लगाए। आपका देखिए डाउ 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। हम जब कल ट्रेड कर रहे थे मुश्किल से 15-20 पॉइंट डाउ नीचे था, करेक्ट। डाउ फ्यूचर्स में भी ऐसा नहीं कोई तोड़फोड़, 30-35 पॉइंट की तेजी है, हल्की फुल्की है, कोई खास नहीं। बड़ा दिन है आज अमेरिका में भी इन्फ्लेशन के डेटा के लिहाज से। उसके बावजूद अगर एसजीएक्स निफ्टी मजबूती दिखा रहा था, उस मजबूती की एकमात्र वजह यह कि कल के सेशन में पोजीशंस काफी हल्की हो चुकी है और ये एक अच्छा संकेत है। 1.12 का पुट कॉल रेशियो मुझे पसंद है, स्पेशली वीकली एक्सपायरी के दिन 1.12 का पुट कॉल रेशियो आप नियर ओवरसोल्ड मान सकते हैं। मंथली एक्सपायरी होती तो हमें और नीचे का पुट कॉल रेशियो चाहिए, लेकिन वीकली एक्सपायरी के लिहाज से ये ओवरसोल्ड के करीब है। इसका मतलब क्लियर कट है कि आपको निचले स्तरों पर एक खरीदारी का मौका मिलेगा। अब ये अलग बात है कि आप गैप से खुल जाए तब तो अलग बात है। अगर गैप से नहीं खुलते और नीचे खुलते तो फिर आपके लिए रिकवरी का पक्का एक मौका बनता है। अब वही वाली बात है कि अब हल्का होने के बाद बाजार अगर पहले ही गैप से ऊपर खुल जाए तो फिर एक अलग ट्रेड बनेगा, वो अलग चीज। बट ये हल्का पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि तेजी की तरफ की पोजीशंस काफी कम हो चुकी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल शॉर्ट्स काफी बने हैं, काफी नहीं काफी ज्यादा बने, तो आज वो टेस्ट है तेजी और मंदी करने वाले ट्रेडर्स के बीच में कॉन्फिडेंस कितना है, उसका आज देखेंगे दीप क्या होता है। और विक्स 3% घटकर आया है, 15 के नीचे है। वैसे तो कंफर्टेबल है, अच्छे संकेत दे रहा है कि विक्स का कम होना बाजार में कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन विक्स भी एक लेवल तक गिरने के बाद थोड़ा बढ़ने के संकेत देता है। तो सारे इंडिकेटर्स, लेवल्स, पैरामीटर्स बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर आ रहे हैं, जहां अब बाजार का डायरेक्शन डेटा नहीं खबरें तय करेगी। अब डेटा नहीं बता पाएंगे पूरी तरीके से कि बाजार को ऊपर जाना है या नीचे जाना है यहां से, क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल के आसपास हम भी हैं, अमेरिका भी है और इवेंट्स भी उस तरह की है। तो आज और कल 2 ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए बेहद अहमियत वाले, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, जो बाजार का अगले हफ्ते का, अगले 5-7-10 दिनों का डायरेक्शन तय करेंगे। दीप क्लियर है सर। तो अगले 2 दिन ट्रेड के लिए काफी इंटरेस्टिंग होंगे, पर जो डेटा का सेटअप है वो आप समझ चुके हैं। तो फिर पोजीशंस के बारे में सलाह दें सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस वालों को आज क्या करना चाहिए? कल वाले स्टॉप लॉस रखें 15,550 का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। अगर 15,550 टूटता है तो अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दे रहा हूं, 400 पॉइंट नीचे का, 34,400 का। जिनको कम लगाना है, छोटा लगाना है, तो कल 34,640 पर हमने लो बनाया था,
34,625 का भी इंट्राडे में लगा सकते हैं, लेकिन सही स्टॉप लॉस जो निकल कर आ रहा है डेटा से वो 34,400 का बनता है। क्लोजिंग बेसिस पर अगर 34,800 के नीचे आज बंद होते हैं, वैसे 34,900 के नीचे कल बंद हुए हम, तो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। फिर भी अगर किसी की बैंक निफ्टी की पोजीशन है और वो स्टॉप लॉस फिर से अगर आज एक नेगेटिव क्लोजिंग फिर से बैंक निफ्टी देता है, तो फिर बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बने रहने में सेंस नहीं है, निकल जाने में मतलब है। इसलिए मैंने एग्जैक्टली जहां बंद हुआ है वही क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दिया है। इंट्राडे का स्टॉप लॉस थोड़ा 400 पॉइंट नीचे का निकल कर आता है वीकली एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी के लिहाज से। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन पर। शॉर्ट पोजीशन पर एक ही स्टॉप लॉस है निफ्टी पर 15,825। अब इसके पार निकल कर टिके तो ही इंट्राडे और डे ट्रेडर्स या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वहां पर स्टॉप लॉस रखिए, एग्जिट अगर उसके पार निकले तो आपको बड़ा क्वेश्चन मिल गया। लगभग 200 पॉइंट का क्वेश्चन है शॉर्ट पोजीशन पे। तो शॉर्ट पोजीशन में आप अभी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं जब तक कि नया हाई बाजार ना बनाए। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर मैंने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपको शॉर्ट पे स्टॉप लॉस छोटा दिया है 300 पॉइंट ऊपर का 35,100। इंट्राडे भी यही काम करेगा और क्लोजिंग बेसिस पर भी यही स्टॉप लॉस रहेगा। दीप क्लियर है सर। तो सारी की सारी एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए आपके पास लेवल क्लियर्स हैं। नई पोजीशंस कैसे बनाए सर आज? निफ्टी खरीदने की राय है 15,450 15,525 एकदम परफेक्ट बाय रेंज है। अगर इस रेंज में आए तो रुकिएगा मत, चूकिएगा मत, छोड़िएगा मत, लेना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल्के फुल्के करेक्शन बाजार में चलेंगे और उस करेक्शन में गिरावट में आपको खरीदारी करनी है और खरीदने के लिए ये रेंज परफेक्ट है। अगर आए तो 15,400 का स्टॉप लॉस, 575 625 675 700 ये 4 टारगेट के लिए इस रेंज में खरीदारी करनी है। और अगर नहीं आया तो और गैप से अगर खुल गया तो फिर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और निफ्टी खरीद सकते हैं 15,550 के स्टॉप लॉस के साथ ही। अगर आपको ज़्यादा गैप से ना मिले, हल्का फुल्का नीचे मिल जाए, 15,600 के 15,575 के आसपास एंट्री करने का मौका मिल जाए, तो 15,550 का आप स्टॉप लॉस रखिए अपनी तेजी की पोजीशन में। 15,675 700 750 775 और 800 ये टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। फिलहाल मैं 15,800 के ऊपर के टारगेट नहीं देख रहा। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 15,550 का होगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,700 के ऊपर से मूड बनाना शुरू करें जहां पर आपको एसजेक्स निफ्टी दिख रहा है। अब वो अलग बात है कि वहीं पर बेच देना है। अगर आप मल्टीपल लॉट्स बेचते हैं तो 15,700 750 800 इस रेंज में अलग अलग बेचिए। बेस्ट रेंज जो बेचने की निकल कर आती है वो 15,750 से 15,800 की है। 15,750 775 800 750 में 10 पॉइंट नीचे कर लें 740 के आसपास, वहां आप बेच सकते हैं और बेचना ही चाहिए। लेकिन बहुत जरूरी नहीं कि आप वहां तक पहुंचे, इसलिए मैंने 15,700 पर भी बेचना शुरू कर दें तो कोई हर्ज नहीं, मौका मिलेगा आपको। तो अगर बहुत गैप मिल गया 15,700 खुलता है आज, तो वहां पर भी आप एक बार चांस ले सकते हैं बेचने का और शॉर्ट करें 15,825 के स्टॉप लॉस के साथ। 15,675 625 575 525 ये होंगे टारगेट नीचे की तरफ अगर आप बनाते हैं शॉर्ट पोजीशन तो। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदने के लिए अच्छा रेंज है 34,400 34,525। इस रेंज में आए तो एक चांस जरूर लीजिएगा खरीदारी करने का, लेना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। डर लगेगा उस समय कि अरे खराब हो गया मार्केट, 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी नीचे दिख रहा है, 300 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन तभी लेंगे तो आपको मजा आएगा। अब वहां लेना चाहिए एक बार। 34,300 का स्टॉप लॉस लगाकर डिसिप्लिन के साथ लीजिए। 34,625 700 800 900 975 यानी 35,000 तक की यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी वापस वहां से एक रिकवरी के तौर पर, और वहां पे आपको एग्जिट कर लेना है। और ये आपके लिए खरीदारी की राय है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो और अगर गैप से ओपनिंग होती हुई दिख रही है या बाजार ज़्यादा नीचे जाते नहीं दिख रहे हैं तो आप 34,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर भी एक चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का। तब आपके टारगेट होंगे 34,975 35,075 35,175 35,300 375 और 450। अगर कल का लो नहीं टूटता है 34,640 का तो 34,600 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें, बैंक निफ्टी में आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस आपका होना बहुत जरूरी है, स्पेशली लॉन्ग साइड पर तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कल सुबह भी बैंक निफ्टी ने आपको पहले ताकत का अंदाजा दिया कि देखो मैं मजबूत हूं, बढ़ने को तैयार हूं, निफ्टी मेरे पीछे आएगा। लेकिन जब गिरने की बारी आई ना तो इधर उधर देखता नहीं कि मेरे साथ मेरा कोई साथ देने को तैयार है या नहीं, खुद ही कूद जाता है, वैसा वाला हाल है। तो गिरने में देखिए 700 पॉइंट निकलने में टाइम ही नहीं लगा। तो बैंक निफ्टी गिरने में आगे रहता है, इसलिए आपको लॉन्ग पोजीशन में स्पेसिफिकली आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए शॉर्ट साइड पर।
बेचना चाहिए। 35,300 35,500 बढ़िया रेंज है। आई डोंट नो मौका मिलेगा 500 पॉइंट ऊपर, चांस तो नहीं लगता है ऐसा देख के अभी, लेकिन अगर मौका वहां मिले, एक्सपायरी का दिन आ जाए ऊपर, समझो डाउ फ्यूचर 200 ऊपर हो गया, 150 ऊपर हो गया, यू नेवर नो, अगर मौका मिल जाए एक्सपायरी की वजह से हल्के हैं बाजार और शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो, या एक्सेसिव शॉर्ट्स हैं, तो फिर आप वहां पे बेचिए जरूर, और बेचकर 35,650 का स्टॉप लॉस लगाइए। और 35,650 की सिग्निफिकेंस ये है, 3 तारीख को हमने जब इस रनअप में बैंक निफ्टी में जो हाईएस्ट क्लोजिंग दी वो 35,649 की है, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 35,175, 35,075, 34,975, 34,900 और 34,800 ये है टारगेट जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए बिकवाली। यहां पर आप बेचिए। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, गैप अप ओपनिंग मिले 35,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर बेच दीजिए। फर्ज करें आपको 35,000 मिल गया बैंक निफ्टी में सुबह सुबह पहली टिक पे 35,000 35,050 मिल गया, तो वहीं तुरंत प्रभाव से थैंक यू वेरी मच बेच दीजिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 35,100 का, अगर वो कर सकते हैं तो ही बेचना। पता चला 35,300 400 हो गया, फिर आप बोला अरे हमने तो नीचे में बेच दिया, तो 35,000 के आसपास अगर आप एक बेचने का मौका देखते हैं, 35,100 की रेंज में देखते हैं, तो 35,100 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे 34,700, 625, 525, 425 और 34,300 तक के लेवल्स आप बैंक निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर रख सकते हैं। ये आपके लिए आज की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दीप, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए। निफ्टी में तो कोई एग्रेसिव वाला मामला है नहीं इतना, बैंक निफ्टी में जरूर है, जो मैंने आपको दोनों ही बता दिए। जी बिल्कुल सर, तो क्लियर है, बैंक निफ्टी पर ज्यादा एक्शन दिखेगा और दोनों तरफ के मौके हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी आज दोनों तरफ के मौके दिखेंगे। सर बैन लिस्ट में लगातार बदलाव होते हुए दिख रहा है और 5 स्टॉक्स आज बैन लिस्ट में हैं। सन टीवी, सेल, नैल्को ये तो बने हुए हैं बैन में। इंडिया बुल्स हाउसिंग और पीएनबी ये बैन से बाहर आ गए हैं, पर उसके सामने बीएचईएल और कैनरा बैंक ये बैन में जुड़ गए हैं। तो बीएचईएल कैनरा की हुई है फ्रेश एंट्री और 3 और स्टॉक्स बैन लिस्ट में बने हुए हैं। 5 स्टॉक्स आपके लिए बैन लिस्ट के। अच्छा सर, फंड्स का डेटा भी थोड़ा समझाएं। ऑल्टरनेट डे एफआईएस का एक्शन लगातार कायम है और एफएनओ से कौन से क्यूज निकल कर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? कुछ खास है नहीं दीप, खाली 7,800 करोड़ के एफआईज ने ऑप्शंस बेचे इंडेक्स पे। पता नहीं, मतलब पूरा एफआईज का फोकस ही शिफ्ट हो गया है स्टॉक से और इंडेक्स फ्यूचर्स से हटकर। पूरा 7,800 करोड़ की बड़ी बिकवाली है ऑप्शंस की, और उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ उन्होंने इंडेक्स में ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशन बनाई और शॉर्ट कवरिंग भी की है। तो ये आपके लिए इंडेक्स के डेटा है। ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, मतलब क्लियर कट है कि थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी पोजीशन जो है पुरानी वही काटी है। 846 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली है एफआईज की, और साथ ही 70 करोड़ की स्टॉक्स फ्यूचर्स में बिकवाली, यानी कि करीबन 900 सवा 900 करोड़ की स्टॉक्स की बिकवाली है। सामने 535 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है। घरेलू फंड ने सिर्फ 272 करोड़ का बेचा है। इसका मतलब क्लियर कट है, जिनके हाथों में कमान है कल उन्होंने ही कमाल किया है, और वो है रिटेल ट्रेडर्स, एल्गो ट्रेडर्स, एचएनआई ट्रेडर्स, पीएमएस वाले लोग। इन लोगों ने कल अपनी पोजीशन हल्की की है, तो कल ट्रेड अब तक वही खरीद रहे थे, कल हल्की भी उन्होंने की है। तो कल के उतार चढ़ाव में एफआईएस का कोई खास योगदान है नहीं, घरेलू फंड्स का कोई खास योगदान है नहीं। इधर उधर ढूंढिए भी मत किसने क्या किया, जो कुछ किया आप सबने मिलकर ही किया है। जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स है उन्होंने मिलकर ऊपर नीचे जो किया है ज्यादा उन्हीं की तरफ से हुआ। ट्रिगर किसी ने भी किया हो, लेकिन डेटा में उनकी तरफ से पोजिशन में कोई खास बदलाव नहीं। जी दीप, क्लियर है सर। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस की तरफ से जो एक्शन रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स इंडेक्स के स्तर पर सर जो वायदा कारोबार से निकल कर आ रहे हैं? दीप 15,600 पहला सपोर्ट लेवल है, 29 लाख शेयर पुट में है, और ऊपर में 15,700, 42 लाख शेयर हैं कॉल्स में। तो मुझे लगता है शुरुआती रेंज 15,600 15,700 की निकल कर आती है। इस रेंज पर बाजार फोकस करेगा, तो ऊपर में 15,675 15,700 ये पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वहां पर जाकर आप अटकेंगे, और नीचे 15,575 15,600 पर सपोर्ट लेंगे। अगर ये लेवल टूटता है किसी वजह से, तो 15,500 जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 34 लाख शेयरों का, वो अगले सपोर्ट के तौर पर आपके सामने आएगा। 15,500 15,525 ये वायदा कारोबार के डेटा बता रहे हैं, और ऊपर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 15,800 पर है, तो 15,750 15,800 की रेंज को पार करने के बारे में सोचिए भी मत, नहीं होगा, मुश्किल लगता है आज तो, कम से कम ऐसा मेरा डेटा के लिहाज से कहना है। अब आइए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपके लिए 34,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 11 लाख शेयर का, लेकिन पोजीशन कम है, उससे ठीक पहले 34,500 9 लाख शेयर है, वो सपोर्ट के तौर पर तुरंत काम करेगा।
35,000 के पार का होना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। 13 लाख शेयर वहां पर है। 35,000 से 35,300 की 500 की रेंज में बहुत कॉल राइटिंग हुई है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 35,000 और इसके ऊपर से लगातार दबाव देखेगा। तो 35,000 के ऊपर निकल कर टिक पाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, ये डेटा में समझ में आ रहा है। निफ्टी में भी 15,700, 750 और 15,800 पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। तो अब कॉल राइटर्स जिन्होंने कल कॉल बेचे वो एक ही कंडीशन पर काटेंगे, जब उन्हें कोई ऐसा संकेत बड़ा मिले कि जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, या तो कोई अच्छी खबर आए या ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका में बड़ी तेजी के संकेत आ जाएं। अगर वो दोनों नहीं होता तो ऊपर के लेवल पे बाजार के लिए आज टिकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज है जो बाजार को नीचे बहुत तेजी से गिरने से रोकेगी और निचले स्तरों से सपोर्ट देगी, वो हल्का पुट कॉल रेशियो। अब इस पुट कॉल रेशियो में कॉल राइटिंग ज्यादा होने की वजह से पुट कॉल रेशियो नीचे आया है और थोड़ा तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की है, दोनों वजह से हुआ है। इसलिए आपको लोअर लेवल पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट भी आता दिखेगा। और इसका कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये है कि आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। गैप से खुलने पर बेचना है और फ्लैट खुले तो किसी एक तरफ रेंज पर जाने दें, फिर कॉन्ट्रा ट्रेड लें, और बहुत गैप से नीचे खुले तो खरीदना है। तो तीनों कंडीशन में आपकी तैयारी रहनी चाहिए और दोनों तरफ ट्रेड लेने की तैयारी रहनी चाहिए। ये करना ही करना है, ध्यान में रख लीजिए। जी जी। ओके सर, तो ये है आपके लिए सारा का सारा डेटा का विश्लेषण और इंपॉर्टेंट लेवल्स, दोनों तरफ का ट्रेड तैयार रहिए उसके लिए। स्टॉक्स भी आज ढेरों हैं जो खबरों में दम दिखाएंगे और साथ ही आपको नतीजों का भी रिएक्शन आते हुए दिखेगा। पर आज के ट्रिगर्स पहले जान लेते हैं कुशल के साथ, तो फिर देवांशी मानसी के साथ जानेंगे कौन सी और खबरें हैं और आशीष बताएंगे ब्रोकरेज एक्शन। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश स्पेस की लिस्ट भी आज भी लंबी है और यहाँ पर एनएचपीसी के रिजल्ट्स आएंगे, साथ ही अंबिका कॉटन मिल्स पर नजर रखिए, सेंचुरी प्लाई, साथ साथ जीईटीएनडी, हैरिसंस मलयालम, मयूर यूनिकोटर्स, मैज़गॉन डॉक जो है, इन सब स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके पार्टली पेड शेयर्स की आज लिस्टिंग होगी। इनफैक्ट पहली किस्त के पेमेंट के बाद दोबारा जो है ये लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। वरुण बेवरेजेस 1:2 के बोनस इशू की एक्स डेट है आज 12 जून को, इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। यस बैंक फंड जुटाने पर आज बोर्ड बैठक है इनकी, साथ ही एनएचपीसी नतीजे तो आएंगे ही, इसके अलावा 4300 करोड़ तक जुटाने पर बोर्ड आज विचार भी करता हुआ दिखेगा। एमआरपीएल, ओएनजीसी, मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स के साथ मर्जर पर विचार होने वाला है, तो यहां पर क्या डिसीजन निकल कर आता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही टाइड वाटर नतीजों के साथ साथ बोनस और शेयर स्प्लिट पर भी आज फैसला लिया जा सकता है। कुछ स्टॉक्स एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करेंगे, जिसमें एशियन पेंट्स 14.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया था इन्होंने, साथ ही आईटीसी 5.75 पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान था, साथ ही टाटा कंज्यूमर 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड यहां पर भी दिया गया था, और नैम इंडिया 5 रुपीज पर शेयर, ये भी आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के लिए और वायदा कारोबार में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं, तो इन सभी पर रखिए नज़र। पर आइए नज़र डालते हैं कुछ पोस्ट मार्केट नतीजों पर भी। देवांशी हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए बाटा के नतीजे आए थे जो कि अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो 5% तक कम होती हुई दिखी है। अनुमान था 10% तक बढ़ने का, साथ ही कामकाजी मुनाफा 20% घटा है। मार्जिन आप देखिए 22% से कम होकर करीब 19% पे आते हुए दिखे और जो मुनाफे का फिगर है वो भी 23% तक कम होता हुआ दिखा है। इन ऑल कंपनी के बोर्ड ने करीब 4 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि एक बार अनलॉकिंग होती है, वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद आपको अच्छी बिक्री देखने मिल सकती है। तो जो आउटलुक है वो थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ दिखा है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल यहाँ पे भी आप देखिए जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो बेहतर आते हुए दिखे हैं। हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे मैं बताया था। ये स्टॉक जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 72% तक का जंप आता हुआ दिखा है। जो मुनाफा है वो 132% का जंप इस बार आया है, लेकिन जो आय है वो अनुमान से थोड़ी सी कम है। 1.2% तक इसकी जो आय है वो इस बार कम होती हुई दिखी। शिवम ऑटोटेक नंबर्स काफी अच्छे हैं, आय 41% बढ़ते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफे में 13 गुना बढ़त आती हुई दिखी है। 2 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ तक एबिटा आता हुआ दिखा है। जो मार्जिन्स हैं वो भी 2% से बढ़कर करीब 19% पे आते हुए दिखे हैं, लेकिन घाटा कम हुआ है इस बार। 13 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बार कम होके 5 करोड़ का घाटा आया है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स नंबर्स कमजोर हैं इस बार, आय 18% तक कम होती हुई दिखी है और मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। पिछले साल का 7 करोड़ का मुनाफा था, इस बार घाटा होता हुआ दिखा है 53 करोड़ का। और साथ ही अकेलिया सॉल्यूशंस, इस पर आपको नजर रखनी है, जहां पे प्रमोटर अकेलिया बिटको लिमिटेड ने करीब 22 लाख शेयर्स
OFS के जरिए बेचने की योजना है प्रमोटर की। प्रमोटर ने फ्लो प्राइस जो है वो 910 रुपये प्रति शेयर पर तय की है, जो कि 18% के डिस्काउंट पर है। आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए OFS खुलेगा और कल रिटेल निवेशकों के लिए OFS खुलता हुआ दिखेगा। IOC जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। कंपनी ने कहा है कि 7 जून को कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ एक MOU एग्जीक्यूट जरूर किया है, लेकिन कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट से सजेस्ट कर रहे थे कि IOC करीब 24,000 करोड़ पेट्रोकेम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन ऐसे कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं है, लेकिन एक MOU जरूर साइन किया है गुजरात सरकार के साथ। तो इसके चलते IOC पर भी आज आपको नजर रखनी होगी। तो ढेरों खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कुछ नतीजों का रिएक्शन है। कुछ खबरें मानसी के पास भी हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गेल इनके एनालिस्ट कॉन कॉल के अपडेट से शुरुआत करना चाहूंगी। कंपनी ने स्प्लिट करने की योजना को टाला है। 2 पाइपलाइन में हिस्सा बिक्री से इनविट रूट के जरिए रकम जुटाएगी कंपनी। इसके चलते गेल फोकस में रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी 2 खबरें। तो रिलायंस के पार्टली पेड शेयर के फर्स्ट कॉल से 13,281 करोड़ जुटाए हैं और साथ ही जामनगर की जो रिफाइनरी है रिलायंस की, उसमें एक क्रैकर यूनिट का 6 जून को इमरजेंसी शटडाउन हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके शिपमेंट में देरी की संभावना है। तो इन खबरों के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज पर फोकस रहेगा। रिलायंस पावर के बोर्ड की 13 जून को एक बोर्ड बैठक होने जा रही है और कंपनी की लंबी अवधि की पूंजी जुटाने पर इस बोर्ड मीट में चर्चा होने की संभावना है। अदानी एंटरप्राइजेज रिपोर्ट्स आई हैं। हवाई अड्डा कारोबार अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स को अलग करने के लिए बातचीत शुरू की गई है। आगे अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग के IPO लाने की भी योजना है। प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग करीब 3,650 करोड़ जुटा सकती है और कंपनी की कुल वैल्यूएशन जो है 25 से 29,000 करोड़ होने का अनुमान है। एक और खबर है, रिपोर्ट के जरिए अदानी विलमार की IPO लाने की तैयारी है। IPO के जरिए कंपनी 7,000 से 7,500 करोड़ जुटा सकती है और अदानी विलमार की कुल वैल्यूएशन जो है 58 से 65,000 करोड़ हो सकती है। साथ ही अदानी ग्रुप और सिंगापुर की विलमार के बीच ज्वाइंट वेंचर ये अदानी विलमार जो है वो है जिसका IPO लाने की योजना है। तो ये तमाम खबरें हैं रिपोर्ट्स के जरिए आई हैं, जिसके चलते अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन सभी स्टॉक्स पर आइए कुछ और खबरें बाकी हैं जो कुशल हमें बताने के लिए तैयार हैं। कुशल, बताइए। दीपांशु, एप्पल इंडिया पर खबर आई है। आयरलैंड की कंपनी जैम्प इसका इन्होंने अधिग्रहण किया है $41.5 मिलियन पर। सिंगापुर की सब्सिडियरी ने जो है इस कंपनी का अधिग्रहण किया है। पेट्रोनेट LNG, यहाँ पर भी US की कंपनी टेलुरियन इंक के साथ इनका जो करार है वो टूटा है। 18% हिस्सेदारी के लिए टेलुरियन के ड्रिफ्ट व्यू प्रोजेक्ट में $2.5 बिलियन निवेश करने की योजना थी। इनफैक्ट यहाँ पर ICICI लोम्बार्ड और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए भी खबरें हैं, जिसमें मई के नॉन लाइफ प्रीमियम इनकम में करीब 11.35% की बढ़त हमें देखने को मिली है और ये 12,316 करोड़ पर अब जा पहुंचा है। और जनरल इंश्योरेंस की आय भी करीब 7% बढ़ी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी सालाना आधार पर 66% बढ़ता हुआ दिखा है। TCI एक्सप्रेस पुणे में नए सॉर्टिंग सेंटर में इनका अब कामकाज शुरू हो गया है और ये कंपनी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और इससे जो कारोबार है उसको बढ़ाने में इनको मदद मिलती हुई दिखेगी। कुल 35 से 40 करोड़ की लागत में ये बनाया गया है सॉर्टिंग सेंटर। साथ ही MMTC बोर्ड ने रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है और यहां पर स्कीम के तहत कंपनी की क्रेडिट फैसिलिटी पर ब्याज के लिए दिसंबर 2021 और मार्च 2022 तक मॉरेटोरियम मिला। इनफैक्ट MMTC के लिए प्रिंसिपल के पेमेंट के लिए भी मार्च 2022 तक ये मॉरेटोरियम मिला है। ओके, तो ये तो रही काफी सारी खबरें, पर कल हमने ढेरों बल्ड डील्स भी देखी और साथ ही कुछ प्रमोटर एक्शन भी हुआ है। देवांशी, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स पर हुआ है ये एक्शन? कई सारे स्टॉक्स हैं दीपांशु। सबसे पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल, जहां पे कल बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी। प्रमोटर ने करीब 3.36 करोड़ शेयर्स बेचे हैं ₹400.40 प्रति शेयर के भाव पर और काफी सारे बायर्स आते हुए दिखे थे। SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 1.25 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। SBI लाइफ ने 18 लाख शेयर्स खरीदे हैं। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मिरर एसेट म्यूचुअल फंड, अशोक इंडिया अपॉर्चुनिटी, ये कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा खरीदा था। डेन नेटवर्क्स, ICICI बैंक ने लगातार दूसरे दिन यहाँ पे अपने शेयर्स बेचे हैं।
कल हमने देखा था करीब 25 लाख शेयर्स बेचे और आज हम देख रहे हैं 42 लाख शेयर्स की बिक्री हुई है 57.34 प्रति शेयर के भाव पर। धानुका एग्रीटेक प्रमोटर पुष्पा धानुका और साथ ही त्रिवेणी ट्रस्ट ने ये शेयर्स बेचे हैं, लेकिन उसके सामने गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 16 लाख शेयर्स खरीदे हैं 853 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने भी 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं यही भाव के 853 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। आयोन एक्सचेंज पर नजर रखें, कल एक अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखी थी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने करीब 1.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1984 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, जहां पे नॉर्जस बैंक जो नॉर्वे का बैंक है, उन्होंने करीब 6.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1642 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। IIFL ने ये शेयर्स बेचे हैं। TVS मोटर, जहां पे ICICI प्रूडेंशियल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है कंपनी में, 97 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं और उनकी जो होल्डिंग है वो अब 9.2% हो चुकी है, जो कि पहले 7.2% थी। और साथ ही दीपक फर्टिलाइजर पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे प्रमोटर रोबस्ट मार्केटिंग लगातार यहां पे खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। 27,000 शेयर 7 जून को खरीदे थे, अब उनका जो कुल हिस्सा है वो 10.57% हो चुका है। और आखिर में जुआरी ग्लोबल पर आप नजर रखें, जहां पे प्रमोटर एडवेंस फाइनेंस ने 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं 8 जून को, इस पर भी आप नजर रखें। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर बल डील्स हुई हैं और कुछ प्रमोटर एक्शन आपके लिए भी। देख लेते हैं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद गेल पर मिलीजुली रिपोर्ट्स देखने को मिली है। JP मॉर्गन तो पॉजिटिव है, ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 197 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया और मान रहे कि जो पेटकेम कारोबार है इसमें पिछले 3 साल से अगर आप देखें तो एबिटा लॉस देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो ऑल टाइम हाई कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। 197 का लक्ष्य दे रहे हैं, 163 कल की क्लोजिंग है, लेकिन जेफरीज इस स्टॉक पर ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रही है, होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है 150 रुपए का। पेट्रोनेट LNG कल काफी गिरावट देखने को मिली थी, अब काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। देखिए CLA से खरीदारी की राय दे रहे 270 रुपए के लक्ष्य किलो और इन्होंने तर्क दिया कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन इन्हें नजर आ रहे हैं, लेकिन सिटी और जो सिटी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और रेटिंग को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, लक्ष्य देखिए 325 से घटाकर 260 कर दिया। ये कह रहे हैं कि जो केपेक्स की अब शुरुआत होने वाली है उसके चलते थोड़ी सी हेडविंड्स देखने को मिलेगी और क्रेडिट स्विस देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 270 रुपए के लक्ष्य के लिए, 229 की जो है कल की क्लोजिंग है। और नजर रखनी टाटा कम्युनिकेशंस पर, CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1475 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन जो इनकी कमेंट्री पॉजिटिव नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो गाइडेंस दिया मार्जिन का वो काफी म्यूटेड है। 1242 कल की क्लोजिंग है, तो किस स्टॉक पर नजर रखिएगा। अंत में SBI कार्ड, जहां पर बढ़िया रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1110 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि जो क्रेडिट कॉस्ट है आगे जाकर वो बढ़ता नजर आएगा, लेकिन जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है इससे मार्जिन्स पर और जो ग्रोथ है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने इस वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के EPS के अनुमान में करीब करीब 8% की कटौती कर दी है, तो SBI कार्ड्स फोकस में रहेगा। हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा आपके लिए एक्शन। तो आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और वक्त है अब आपके लिए पिक ऑफ द डे का। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, आइए लेते हैं उनसे उनकी आज की पिक्स। किरण जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। बाय करना है अनिल जी पावर स्टॉक्स में, जहां पे कल एक बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिली, जहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिला, जहां पे मार्केट गिर रहा था, ये सारे स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे। तो मेरा पिक है पावर ग्रिड। मुझे लगता है कि वागले जी ने इसको कवर किया था कल सेकेंड हाफ में। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, इसने एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बनाया है। 238 का ब्रेकआउट लेवल है, तो इसके 243 का क्लोज, 42 का क्लोज है, 242 से 240-39 तक बाय करने की सलाह है। 236 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 249 का पहला आज के लिए रहेगा, पर पोजिशनली ये 260-65 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है या अभी आपके दिमाग में ऐसा है कि मैंने शुरुआत आपके साथ ही क्यों की आज के कार्यक्रम की? कि मेरे साथ कर सकते हैं आप, करते हैं आप, पर आज क्यों किया इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास ही होगा।
हाँ, उसकी वजह ये कि मैंने कहा कि अगर आगे चलते हुए किरण जी म्यूट हो जाएं, उससे पहले सबसे पहले किरण जी से ले लो कॉल, बाद में भरोसा नहीं अनम्यूट कराना पड़े। वैसे तो आजकल, हाँ वैसे आजकल आपकी म्यूट वाली से वो बहुत दिनों से हमने देखा नहीं, आजकल आप म्यूट करना बंद कर दिए, कि हमारे बोलने का असर है या वो जो प्रॉब्लम आपकी थी वो सोल्व होगी जिसकी वजह से आप म्यूट करते थे, वो मामला निपट गया आपका? अनिल जी ऐसा नहीं है, पर आपके बोलने से उसका असर है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने लगा हूं अभी आजकल। चलिए बढ़िया, हमारे बोलने का कहीं तो असर हो रहा है, बाकी तो हमें गलतफहमी नहीं है। ऑफिस या घर में बहुत ज्यादा असर होता नहीं है, बाहर हो रहा है किरण जी के वहां, वो अच्छी बात है। चलो कोई तो सुन रहा है। आइए सुनते हैं सुमी जी को, पूछते हैं उनकी पिक। सुमी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आज का पिक ऑफ द डे है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं, और ऐसा लगता है कि एसबीआई कार्ड यहाँ से 1140 से 1150 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट दिखा सकता है। तो एसबीआई कार्ड में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें 1100 1105 के आसपास, नीचे में 1075 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 1140 से 1150 के लेवल एसबीआई कार्ड में देखने को मिल सकता है। और आज आई है आज रिपोर्ट एसबीआई कार्ड्स पर क्रेडिट स्विस की, अभी अभी आशीष बता भी रहे थे, जिन्होंने टारगेट्स रखे हैं 1200 रुपए के। तो ये है स्टॉक जहां पर रहेगा एक्शन। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मेरा थोड़ा सा आज मामला डिफरेंट है, मैं नोटा का प्रयोग करूंगा अनिल जी, तो मेरा एक नीट क्लीन क्लियर नोटा है। ठीक है, बिजी थे कल कुछ काम में? नहीं अनिल जी, मेरे को वेरी फ्रेंकली इंट्राडे के लिए अभी मार्केट खुलने से पहले को समझ में नहीं आ रहा है, तो बिजी तो अनिल जी रोज ही होते हैं, काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करते हैं। तो मेरे को अभी मार्केट खुलने से पहले इंट्राडे के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए नोटा का अनिल जी प्रयोग करा है। ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, लेकिन आपने जो सेंटेंस बोला उसमें मुझे दाल में कुछ काला दिख रहा है। बिजी तो रोज इतने काम नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन काम तो करते हैं, कुछ तो मतलब है ऐसा। जहां नोटा का प्रयोग वहां पूछ लेना चाहिए कारण क्या है। मान लेते हैं आप जो कह रहे हो वही सही होगा। वैसे अंदर से तो मैं मान नहीं रहा हूं, ऊपर से मान लेता हूं जो आप कह रहे हैं कि भाई मार्केट खुलने के बाद देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुणाल जी इस पर भी रोशनी डाल दें और साथ ही अपनी पिक भी बता दें। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, बंसल जी तो निरंतर काम करते हैं, चार्ट्स तो अनिल जी उन्होंने देखे ही होंगे, वरना उनको खाना नहीं हजम होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चार्ट्स देखे होंगे। अब ये हो सकता है कि अनिल जी और कुछ डिस्ट्रैक्शन रहा हो जिस वजह से कोई चार्ट समझ ना आया हो, तो अनिल जी ये बिल्कुल संभव है। और अनिल जी रहा सवाल मेरी पिक का, तो अनिल जी वैसे तो मेरी पिक वही थी जो अभी अभी सुमित बागड़िया जी ने दी है, एसबीआई कार्ड, जिसमें कि एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में देखा, कप विद हैंडल पैटर्न देखा, तो मुझे लगता है कि तेजी तो वहां बनेगी। लेकिन अनिल जी मैंने फिर एक दूसरा स्टॉक चुना अभी में, और वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा सीपी, जिसका चार्ट आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। और अनिल जी यहाँ पर एक विशेष जानकारी आपके लिए है कि जब से यूएस में अनलॉक हुआ है, स्टारबक्स के पास अब कप भी नहीं है कॉफी सर्व करने के लिए, कप की शॉर्टेज हो गई है, इतनी भारी मांग वहां पर देखने को मिल रही है। तो अनिल जी यहाँ पर भी अनलॉक होगा और यहाँ पर भी उसी तरह की मांग देखने को मिलेगी। तो टाटा सीपी पर खरीदारी की राय है, मौजूदा स्तरों पर गिरावट में इसको खरीदें, थोड़ा सा वक्त दें, ये स्टॉक आपको एक बड़ा जबरदस्त अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहां पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी की तरफ से। बहुत ही बढ़िया। आइए पालिया साहब से भी पूछ लें उनकी पसंद का शेयर। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी मेरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड का सेटअप देखें तो कल के सेशन में भी काफ़ी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली स्टॉक में। अगर हम देखें तो जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, कल के सेशन में काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखे। हमें लगता है कि पावर ग्रिड में यहाँ से कंटिन्यूटी रहेगी। 242 के आसपास कल का क्लोज था, तो इसको यहाँ पे बाय करेंगे 238 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 248 से 252 तक के। तो पावर ग्रिड यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और कल का जो ब्रेकआउट है वो दिखाता है कि आज के सेशन में अगर मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखेगा तो ये स्टॉक में आज भी मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय किरण जी की भी और राजेश जी की भी। सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है
वो एक हाई बीटा काउंटर है। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो कि कल 262 के आसपास बंद हुआ है। आज ये स्टॉक F&O के बैन से निकल गया है। मुझे लगता है इसमें आज तेजी करनी चाहिए। मेरा इसमें आज का ही टारगेट है 275 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 255 का। 255 के स्टॉप लॉस के साथ 275 के टारगेट के लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में करें आप खरीदारी। बैन से आज बाहर निकला है, बैन से 2 स्टॉक बाहर निकले हैं आज के सेशन में। पहला तो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा निकला है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन घुसे भी है साथ में 2, पंजाब नेशनल बैंक की जगह केनरा बैंक ने लिए बैन में, और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की जगह एक और ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर ब्रेल, वो बैन में गया है। इस पर आपको रखनी नजर। सेठी साहब, ये तो आज की पिक ऑफ द डे होगी। और कोई स्टॉक्स आपके रडार पर वायदा कारोबार में जहां पर आज अच्छा एक्शन हो सकता है? बिल्कुल अनिल जी, और भी लिस्ट है। एक तो टाटा पावर रेकमेंड करना चाहूंगा, जो कि मैंने परसों दोपहर के शो में भी दिया था, फिर शाम के शो में रिट्रेट भी किया था 115 के लेवल पे, जो कि कल 130-32 पे गया। बट जो ड्यूरिंग द डे जो एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ मार्केट में, उसके बाद ये स्टॉक भी वापस से 124-25 के लेवल पे आ गया। तो इस पे आज भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 135 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना 118 का। इसके अलावा नौकरी भी अच्छा लग रहा है। इन्फो एज नौकरी में मुझे लगता है कोई भी मौका मिले तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। कल ये 4,680 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। फिर फार्मा सेक्टर से बायोकॉन स्ट्रांग लग रहा है, बायोकॉन में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। अराउंड 405 के आसपास जो बंद हुआ है, इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करें बायोकॉन, यहाँ पे भी एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। और फाइनली जो कल का मेरा F&O वाला स्टॉक जो कि कैश मार्केट में खरीदना था, सेल, उस पे मेरा कन्विक्शन है। मुझे लगता है वो स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए। आज उसके नतीजे हैं और नतीजे मुझे लगता है बाजार की उम्मीदों से भी काफी अच्छे रहने चाहिए। तो मैं इमीडिएटली आज इसमें 130-132 तक के लेवल्स देख रहा हूं। तो सेल में अगर कोई मौका मिले तो वहां खरीदारी करें। ओके, तो ये हैं सारे स्टॉक्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। टाटा पावर अब भी पॉजिटिव है सेठी साहब। सेल कल उन्होंने बताया है कैश में लीजिए रिजल्ट से पहले, और साथ ही बायोकॉन यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। इन्फो एज नौकरी.com ये एक और स्टॉक है जहां पर भरपूर एक्शन बनने की संभावना है। आज के सेशन में भी यहां पर रखिए नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा। पालिया साहब, बाटा के चार्ट देखिए, नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद और नतीजे हर एक पैरामीटर पर कमजोर नजर आ रहे हैं। क्या स्टॉक गिर सकता है? यदि हाँ तो कितना? कहां सपोर्ट लेवल है? क्या करना चाहिए? अनिल जी, अगर सेटअप देखें तो पिछले 3-4 वीक से स्टॉक में एक तेजी तो बनी हुई थी, लेकिन अगर इसका डेली चार्ट देखें तो 2 दिन से देखें तो स्टॉक एक हायर साइड पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि करीब था 1590 के आसपास। स्टॉक में कल के अगर हम इसका डेली चार्ट पे सेटअप देखें तो इसमें एक ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला है, जो कि हुआ है 1560 के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है कल का। तो आज ओपनिंग के बाद अगर ये स्टॉक 1560 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसमें डाउनसाइड जो बनना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1530 तक की, और 1530 इसका पहला सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूटता है तो फिर 1500 तक का भी इसमें एक डाउनफॉल एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो अभी ओपनिंग के बाद 1560 के अगर नीचे रहता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है, जो कि इसको 1530 और 1500 की तरफ लेके जा सकता है। तो 1530 तक जाने की संभावना नीचे की तरफ बन सकती है बाटा में, इस पर आप रखिएगा नजर। कुछ इवेंट्स हैं जिन पर फोकस करना है। बंसल जी, चार्ट्स देखिए यस बैंक के, आज है बोर्ड बैठक फंड रेजिंग को लेकर, कुछ दम है स्टॉक में? देखिए अनिल जी, स्टॉक के अंदर एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। हालांकि कल के सत्र में गिरावट देखने को मिली थी। चार्ट्स नहीं अनिल जी, सॉरी माफी चाहूंगा, चार्ट गलत खुल गया मेरे यहाँ पर। येस बैंक का चार्ट देखें तो चार्ट यहाँ पे न्यूट्रल है। चार्ट न्यूट्रल है और खरीदारी की राय होगी अगर 15 रुपए के लेवल ऊपर में टूटेंगे डिसाइसिवली, 15 रुपए के लेवल टूट के उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी खरीदारी की राय होगी, एल्स वेट एंड वॉच करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय यस बैंक पर आती हुई।